वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 11th फिज़िक्स की जो न्यू बुक है पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी वो पढ़ रहे हैं। और इस न्यू बुक को लेकर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस चैप्टर नंबर 4 का जो आर्टिकल नंबर 4.4 है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है पावर। पावर जो लफ्ज़ है उसको समझने से पहले, पावर का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको समझने से पहले हम लोग जो है वो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स, अगर देखिए आप लोग एक नया घर बना हुआ है। जब हम लोग एक नया घर देखते हैं कि बना है, तो उसमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का और वो पानी वगैरह की सप्लाई का बंदोबस्त करना होता है, ठीक है। तो अगर आप देखें कि एक नया घर बना है और उसमें जो है वो उस नए घर की जो छत के ऊपर टैंकी पड़ी है, उसको जो है उस टैंकी को फिल करने के लिए उस घर के जो ओनर हैं वो बाज़ार से एक मोटर लेकर आते हैं, ठीक है। वो मोटर जो है उस टैंकी को फिल कर देती है 10 मिनट में, ठीक है। लेकिन फिर वो जो ओनर हैं वो ये चाहते हैं कि हमारी घर की जो टैंकी है वो जल्दी फिल हो जाए पानी के साथ। चाहते हैं कि हमारे घर की टैंकी जो है वो पानी के साथ जल्दी फिल हो जाए। इस वजह से वो दोबारा से बाज़ार जाते हैं और वो दुकानदार से कहते हैं कि पहले जो मैं मोटर लेकर गया था वो टैंकी को फिल करने के लिए जो है टैंकी को पानी के साथ फिल करने के लिए ज़्यादा टाइम लगाती है। अब मुझे कुछ ऐसी मोटर दो, कुछ इस तरह की मोटर दो कि जो वो टैंकी को फिल करने के लिए जो है वो कम टाइम लगाए। फिर वो एक बड़ी मोटर लेकर आते हैं जो कि टैंकी को जो है वो 5 मिनट में फिल कर देती है। अब देखें, जो पहली वाली मोटर थी वो भी टैंकी को फिल कर रही थी, लेकिन जो बाद वाली मोटर लेकर आए हैं वो भी टैंकी को फिल कर रही है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो पहली वाली मोटर थी उसकी पावर जो है वो कम थी, इस वजह से वो टैंकी को फिल करने में ज़्यादा टाइम लगाती थी। लेकिन वो जो बाद में बड़ी वाली मोटर लेकर आए हैं उसकी पावर ज़्यादा थी, जो टैंकी को फिल करने में कम टाइम लगाती थी। तो यानी कि पहली वाली मोटर की पावर कम थी और बाद में आने वाली मोटर की पावर ज़्यादा थी। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, पावर। तो इसको समझने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। जो पावर का टॉपिक है उसको समझने के लिए जो है हम लोग एक और एग्जांपल समझ लेते हैं कि हमारे पास जो है वो दो लड़के हैं, ठीक है। एक का नाम है ए और एक का नाम है हमारे पास बी। अगर हम लोग जो हमारे पास जो बॉय ए है, जो लड़का जिसको हम लोगों ने ए का नाम दिया है, उसको हम लोग कहते हैं कि तुमने जो है 10 ईंटें जो है वो 10 ईंटें उठा के फर्स्ट फ्लोर से 5th फ्लोर में जाना है, ठीक है। और बी को भी हम लोग कहते हैं कि तुमने जो है 10 ईंटें उठा के ही फर्स्ट फ्लोर, एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से 5th फ्लोर तक जाना है। जो पहला लड़का था ए, उसको हम लोगों ने कहा था कि 10 ईंटें उठाओ फर्स्ट फ्लोर से 5th फ्लोर में चले जाओ। दूसरा लड़का जो बी है उसको भी हम लोगों ने यही कह दिया कि 10 ईंटें उठाओ फर्स्ट फ्लोर से जो है वो 5th फ्लोर तक चले जाओ। तो लेकिन अगर हम लोग फिर देखें कि जो पहला लड़का है जिसको हम लोगों ने ए का नाम दे दिया है, वो 10 ईंटें उठा के फर्स्ट फ्लोर से 5th फ्लोर तक 10 मिनट में जा रहा है। लेकिन जो दूसरा लड़का है बी, वो फर्स्ट फ्लोर से 5th फ्लोर तक 10 ईंटें उठाकर 20 मिनट में जा रहा है। तो जो हमारे पास पहला लड़का था वो फर्स्ट फ्लोर से 5th फ्लोर तक अगर वो 10 मिनट में जा रहा है, और दूसरा लड़का जो है फर्स्ट फ्लोर से 5th फ्लोर तक 20 मिनट में जा रहा है, काम दोनों ने एक जैसा ही किया है। दोनों ने जो है वो फर्स्ट फ्लोर से 5th फ्लोर तक जो है वो 10 ईंटें ही लेकर जानी है। लेकिन पहले वाला लड़का जो है वो 10 मिनट में फर्स्ट फ्लोर से 5th फ्लोर तक पहुंच जाता है, और जो दूसरा लड़का है वो 20 मिनट में फर्स्ट फ्लोर से 5th फ्लोर तक पहुंच जाता है। तो फिर हम लोग क्या कहेंगे कि जो पहला वाला लड़का है उसकी जो पावर है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो फर्स्ट फ्लोर से 5th फ्लोर तक 10 ईंटें उठा के जो है वो 10 मिनट में पहुंच गया। और जो दूसरा लड़का है जिसने जो है फर्स्ट फ्लोर से 5th फ्लोर तक गया है 10 ईंटें उठा के 20 मिनट में, उसकी पावर जो है वो कम है। तो इसी तरह हम लोग जो है वो एक और एग्जाम्पल लेते हैं माइक्रोवेव ओवन की, कि हमारे पास जो एक माइक्रोवेव ओवन है
जो कि हमारे पास उसका साइज़ जो है वो कम छोटा है। एक हमारे पास माइक्रोवेव ओवन है, उसका साइज़ जो है वो स्मॉल है। वो जो है वो कम रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस करता है और खाने को गर्म करने में हम जो उसके अंदर खाना रख दिया जाता है उसको गर्म करने में ज़्यादा टाइम लगाता है। लेकिन उसके मुकाबले में हमारे पास एक बड़ा माइक्रोवेव ओवन है जो कि ज़्यादा रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है और खाने को जल्दी गर्म कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो बड़ा वाला माइक्रोवेव ओवन है जो कि ज़्यादा रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है, जो कि खाने को जल्दी गर्म कर देती हैं, उसकी पावर ज़्यादा है। इसी तरह हम लोग अगर एयर कंडीशनर की एग्जांपल ले लें, पास एसी है यानी कि एयर कंडीशनर है, एक छोटा एयर कंडीशनर है जो कि एक रूम को कूल करने के लिए यानी कि ठंडा करने में जो है वो ज़्यादा टाइम लगाता है। लेकिन उसके मुकाबले में हमारे पास एक बड़ा एयर कंडीशनर है जो कि एक रूम को ठंडा करने में जो है वो कम टाइम लगा देता है। तो जो हमारे पास फिर जो बड़ा एयर कंडीशनर होगा उसकी जो पावर है वो ज़्यादा है, इसलिए वो रूम को ठंडा करने में कम टाइम लगाता है। लेकिन जो छोटा एयर कंडीशनर है उसकी पावर कम है, इसलिए वो रूम को ठंडा करने में ज़्यादा टाइम लगाता है। तो स्टूडेंट्स अब देखें, हम लोगों ने इतनी सारी एग्जाम्पल देखी, इतनी सारी मैंने आपको अभी एग्जाम्पल्स पढ़ाई हैं और उन एग्जाम्पल्स में जो है वो हम लोगों ने एक ही चीज़ पढ़ी है कि जिसकी पावर ज़्यादा होगी मतलब कि वो कम टाइम में ज़्यादा वर्क डन करेगा, और जिसकी पावर कम होगी यानी कि वो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा कोई भी वर्क डन करने में। तो फिर जो पावर है वो किन दोनों चीज़ों में रिलेशन जो है वो क्रिएट कर रही है। पावर हमारे पास जो है वो वर्क डन, और जो जितने टाइम में वो वर्क डन हो रहा है वो चीज़ जो है वो पावर होती है। ठीक है, तो यानी कि अगर हमारे पास एक काम है वो ज़्यादा टाइम में हो रहा है तो यानी कि वो उस काम की करने वाली की पावर जो है वो कम है। लेकिन एक काम है वो जो कम टाइम में हो रहा है तो यानी कि उसको वो काम जो कर रहा है वो वर्क डन जो बंदा कर रहा है या मशीनरी कर रही है उसकी पावर ज़्यादा है। तो यानी कि वर्क डन में और वो रेट यानी कि टाइम जिसमें वो वर्क डन हो रहा है वो हमारे पास पावर कहलाता है। तो इसी तरह फिर हमारे पास जो पावर की डिफाइन क्या आ गई, पावर इज़ द मेजर ऑफ रेट एट विच वर्क इज़ बीइंग डन। पावर जो है वो उस रेट की मेजरमेंट है। ये रेट हमारे पास क्या है, टाइम। यहाँ पर ये जो रेट वाला वर्ड है ये टाइम को शो कर रहा है। पावर इज़ द रेट और इज़ द मेजर ऑफ रेट एट विच वर्क इज़ बीइंग डन, यानी वो वाला रेट जहाँ पे वर्क जो है वो डन होता है। तो फिर पावर की हम लोगों ने डिफाइन कैसे लिख दी कि पावर इज द मेजर ऑफ रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन। वाले टॉपिक में आर्टिकल में हम लोगों ने जो नेक्स्ट हेडिंग दी है आप लोग देख सकते हैं वो है एवरेज पावर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि जिस तरह वेलोसिटी जो है वो दो तरह की होती है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसी तरह हमारे पास जो पावर भी है वो भी दो तरह की होती है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर। जिस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो वेलोसिटी है वो हमारे पास डी बाय टी के इक्वल आती है। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो अब हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम बहुत ज़्यादा है और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया है उस सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट को जो है वो टाइम पर डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाती थी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक इंस्टेंट पे बॉडी जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है और उसको जितना टाइम लगता है उस एक इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट जितना कवर करती है और उसको जितना टाइम लगता है वो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को जो है वो टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाती थी। पावर के केस में भी हमारे पास यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पावर जो जिस तरह हमारे पास एक रिलेशन है टाइम के दरमियान और वर्क के दरमियान, इसी तरह अगर हम लोग कहें कि एवरेज पावर क्या होता है तो हमारे पास, अब देखिए मैं आपको जो है एक काम कह देती हूँ कि बच्चों ये काम करें आप। ठीक है, और उस काम को वो काम और उस काम का जितना टाइम लगेगा, ठीक है, वो काम और उस काम को करने में जितना टाइम लगेगा, अगर हम लोग काम को और उसको जितना टाइम लगा है दोनों को डिवाइड करवा दें तो हमारे पास जो है वो एवरेज पावर आ जाएगी। ठीक है,
एवरेज पावर आ जाएगी। यानी कि अगर मैं कहूँ कि स्टूडेंट्स से ये आपकी असाइनमेंट्स हैं और आप इसको बनाएं, तो उन असाइनमेंट्स को बनाने के लिए आपको जितना टोटल काम किया है, आपने उस सारे असाइनमेंट को बनाने के लिए जितना टोटल वर्क डन किया है, उस टोटल वर्क डन को करने के लिए जितना टाइम लगा है, वो आपके पास जो है वो एवरेज पावर आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिर एवरेज पावर की हमारे पास डिफाइन कैसे आ गई? एवरेज पावर इज़ डिफाइंड एज ए टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यानी कि जितना हम लोगों ने काम किया है एक टाइम में, उस काम को उस वक़्त में किए गए, जितने वक़्त में वो हुआ है उस वक़्त से उसको यानी कि टाइम से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो है वो एवरेज पावर आ जाएगी। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि एवरेज पावर की जो है मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। अब देखिए हमारे पास इफ़ वर्क डेल डब्ल्यू इज़ डन इन अ टाइम इंटरवल डेल टी। अगर हमारे पास जो है वो डेल डब्ल्यू जो है वो ये वर्क डन है टाइम इंटरवल डेल टी में, तो जो एवरेज पावर है हमारे पास ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल टी इज़ डिफाइंड एज पी। जिस तरह वेलोसिटी के साथ हम लोग वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू डेल डी बाय डेल टी लिखते थे, इस तरह हमारे पास एवरेज पावर की बात हो रही है तो यहाँ पर पी लिख देंगे। और पावर जो है वो एवरेज पावर क्या होती है कि जो टोटल वर्क डन हुआ है उसको टोटल इंटरवल ऑफ टाइम पे डिवाइड करके हमारे पास जो है वो एवरेज पावर आ जाएगी। स्टूडेंट्स एवरेज का जो है वो मतलब ही यही होता है कि सारा का सारा। एवरेज का मतलब होता है सारा का सारा, और इंस्टेंट का मतलब होता है किसी एक इंस्टेंट पे, किसी एक मौके के ऊपर, ठीक है, किसी एक पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या थी और पावर क्या थी। ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास क्या होगी? इफ वर्क डेल डब्ल्यू इज़ डन इन अ टाइम इंटरवल डेल टी। अगर हमारे पास जो डेल डब्ल्यू है ये वर्क डन हुआ है, यानी कि डेल डब्ल्यू हमारे पास जो है वो टोटल वर्क डन है, और इस टोटल वर्क डन को होने में जो टोटल टाइम है वो हमारे पास डेल टी है, तो फिर हम लोग जो है वो एवरेज पावर जो निकालेंगे उस डेल जो टोटल वर्क डन डेल डब्ल्यू है, उस टोटल वर्क डन को होने में जो टोटल टाइम लगा है डेल टी, वर्क को डेल टी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज पावर आ जाएगी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल टी इज डिफाइंड एज पी एवरेज डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। तो ये हमारे पास जो है वो एवरेज पावर की मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर हमारे पास जो एवरेज पावर की मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकल फॉर्म की हेडिंग लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे इफ़ वर्क डेल डब्ल्यू इज़ डन इन एन टाइम इंटरवल del t, then average power p average during the time interval del t is defined as p average is equal to del w by del t। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। किसी एक इंस्टेंट पे पावर क्या है? अब स्टूडेंट्स देखें हमारे पास जो एवरेज पावर है उसमें तो हम लोग सारे के सारे काम को देखते हैं, यानी कि जितना काम हुआ है उस सब को देखते हैं, एवरेज के तौर पर देखते हैं जितना काम हुआ है और जितना वक्त लगा है, सारे के सारे काम को लिखते हैं, देखते हैं और उसको नोट करते हैं एवरेज पावर को निकालने के लिए। लेकिन इंस्टेंटेनियस पावर वो पावर होती है जो कि एक इंस्टेंट पे या एक मोमेंट पर हो, इंस्टेंटेनियस पावर। अब स्टूडेंट्स देखें हमारे पास जो है वो एक काम है कि हम लोगों ने जो है 15 असाइनमेंट्स बनानी है। अगर हम लोग उस 15 असाइनमेंट्स को बनाने के लिए जो वर्क डन हुआ है और उस जो टोटल टाइम लगा है उस 15 असाइनमेंट्स को बनाने के लिए वर्क डन को टोटल टाइम, जो टोटल वर्क डन हुआ है टोटल टाइम हुआ है, अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे वर्क को टाइम से तो हमारे पास जो एवरेज पावर आ जाएगी। लेकिन अगर हम लोग देखें कि उस 15 असाइनमेंट्स में से जो अगर हम लोग उसकी इंस्टेंटेनियस पावर निकालना चाहें तो 15 असाइनमेंट्स में हम लोग देखेंगे जब हम लोगों ने 13 वाली असाइनमेंट बनाई, यानी कि एक इंस्टेंट, अगर हम लोग उस टोटल वर्क का एक इंस्टेंट देखें तो यानी कि जब हम लोगों ने अगर हमारे पास 15 असाइनमेंट को बनाने के लिए जो एवरेज पावर थी इतनी थी, तो इंस्टेंटेनियस पावर कितनी होगी? इंस्टेंटेनियस पावर को समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि 13 वाली नंबर वाली असाइनमेंट जो है उसको बनाने में कितना वर्क लगा और कितना टाइम लगा। अब स्टूडेंट्स देखें अगर हमारे पास अगर 13 को जो है वो 13 नंबर वाली असाइनमेंट जो है उसको इंडिविजुअली तौर पर देखें तो
उस 13 नंबर वाली असाइनमेंट को बनाने में जो है वो टाइम कम लगा होगा, क्योंकि 15 असाइनमेंट को बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और 13 नंबर वाली इंडिविजुअल असाइनमेंट जो कि एक असाइनमेंट है, उस एक असाइनमेंट को बनाने के लिए जो टाइम कम लगा होगा, और 15 असाइनमेंट बनाने में जो टाइम ज़्यादा लगा होगा। तो यहाँ पर फिर हम लोग जब इंस्टेंटेनियस पावर देखेंगे तो वो एक असाइनमेंट बनाने के लिए हमें फिर जो टाइम लगा होगा वो तो कम होगा ना, तो वो हमारे पास फिर उस असाइनमेंट को बनाने में अगर टाइम कम लगा है और उसके ऊपर जो वर्क डन हुआ है वो भी हमारे पास कम ही होगा। अब देखिए 15 असाइनमेंट बनाने के लिए जो काम हुआ है और वो ज़्यादा होगा, और एक असाइनमेंट बनाने के लिए जो काम हुआ है वो कम होगा। तो यानी कि फिर एक असाइनमेंट बनाने के लिए हमारे पास जो टाइम है वो भी कम लगा होगा, तो टाइम जो है फिर हमारे पास कम हो जाएगा। इसलिए हम फिर लगा देंगे लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, कि उस एक असाइनमेंट को बनाने के लिए हमारे पास जो टाइम है वो कम लगा है, यानी कि डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, टाइम बहुत कम लगा है। उस एक असाइनमेंट को बनाने के लिए टाइम बहुत कम लगा है बनिस्बत 15 असाइनमेंटों के, यानी कि 15 असाइनमेंट बनाने में जो टाइम लगा है वो बहुत ज़्यादा था, और इस एक असाइनमेंट बनाने को में जो टाइम है वो बहुत कम लगा है। तो इसी तरह फिर हम लोग नेक्स्ट जो है वो इंस्टेंटेनियस पावर की जो है वो डेफिनेशन लिख देंगे कि इंस्टेंटेनियस पावर इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ लिमिट ऑफ रेशो। अगर हम लोग ये देखें एवरेज पावर का फार्मूला हमारे पास जो है वो पी एवरेज इक्वल डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी है, लेकिन अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर लिमिट लगा दें कि लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल डब्ल्यू बाय डेल टी, पी एवरेज पावर को लिखने के लिए पी एवरेज होता है, और लेकिन इंस्टेंटेनियस पावर को लिखने के लिए अकेला पी होता है। तो इंस्टेंटेनियस पावर की डेफिनेशन जो है हम लोग इस फार्मूले से भी लिख देंगे कि इंस्टेंटेनियस पावर इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ रेशो, यानी ये हमारे पास रेशो है, इसके साथ हम लोगों ने ये लिमिट लगाई है ना कि लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, फिर ये जो है वो ये लिमिट जो है वो इस रेशो की है। तो लिमिट ऑफ रेशो, ये हमारे पास जो रेशो डेल डब्ल्यू और डेल टी है ये तो लिमिटेड हो जाएगा ना, डेल डब्ल्यू हमारे पास वर्क है, डेल टी हमारे पास टाइम है। तो एक असाइनमेंट को बनाने के लिए हमारे पास जो काम है वो भी लिमिटेड होगा, टाइम भी लिमिट होगा, यानी कि 15 असाइनमेंट को बनाने के लिए ज़्यादा टाइम लगा है और ज़्यादा काम करना पड़ा है, लेकिन उसकी बनिस्बत एक असाइनमेंट को बनाने के लिए जो है वो कम टाइम लगा है, कम वर्क हुआ है बनिस्बत 15 असाइनमेंटों के, यानी कि फिर एक असाइनमेंट को बनाने के लिए जो वर्क भी और टाइम भी जो है वो लिमिटेड हो गया है। तो अगर हम लोग फिर इस रेशो कि जो है के ऊपर जो है वो लिमिट लगा दें तो हमारे पास जो डेल टी है अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी कि एक असाइनमेंट को बनाने के लिए डेल टी जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, टाइम बहुत कम लगा है। तो इस तरह फिर हम लोग जो है वो इंस्टेंटेनियस पावर की डिफाइन लिख देंगे। इंस्टेंटेनियस पावर इज़ डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ रेशो डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी एज डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। फिर हम लोग जो है वो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म कैसे लिख दी हम लोगों ने कि ये जो हमारे पास सिंगल पी होता है ये इंस्टेंटेनियस पावर को शो करवाते हैं, फिर हम लोगों ने लिमिट लगा दी डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी, वेयर डेल डब्ल्यू इज़ द वर्क डन इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डेल टी। ये हमारे पास डेल डब्ल्यू है वो वर्क डन है जो कि शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में हुआ है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डेल टी में हुआ है। स्टूडेंट्स पावर वाला आर्टिकल नंबर 4.4 जो है उसमें से हमारे पास जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आता है पेपर में, जो कि वो पूछ लेते हैं कि पावर और वेलोसिटी के दरमियान में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो पावर और वेलोसिटी के दरमियान में हमसे वो जो है वो रिलेशन पूछ लेता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर के लिए और ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। आप लोगों ने जब भी ये टॉपिक पढ़ना है आप लोगों ने पावर वाला टॉपिक, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, ताकि आपको जब पेपर में ये क्वेश्चन आपके सामने है तो आप यहीं कहेंगे हमने जो पावर वाला टॉपिक पढ़ा था ये वाला क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया, हम लोगों ने पावर और वेलोसिटी का दरम्यान में रिलेशन तो पढ़ा ही नहीं था। तो ऐसा आप लोगों ने वैसे वहाँ पर बिहेव नहीं करना। स्टूडेंट्स पावर का इंस्टेंटेनियस पावर का भी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि P इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल डब्ल्यू बाय डेल टी। ये जो डेल डब्ल्यू है हम लोगों ने पढ़ा है कि डेल डब्ल्यू जो वर्क डन है ये एफ डेल डब्ल्यू जो है वो हमारे पास एफ डॉट डेल डी के इक्वल आता है। ठीक है, एफ डॉट एफ वेक्टर डेल
डी वेक्टर के इक्वल आता है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट, इनके मैग्नीट्यूड नहीं लिखे, बल्कि ये वेक्टर भी हमारे पास, ये जो फोर्स है वो भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, कि दोनों वेक्टर क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई हुए तो वर्क हमारे पास जो कि स्केलर क्वांटिटी है वो हमारे पास आ जाएगी। वर्क हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और पावर भी हमारे पास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है। तो फिर एफ डॉट डी को जब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, एफ डॉट डी को हम लोगों ने एफ डॉट डेल एफ एरो हेड डॉट डेल डी एरो हेड को जब हम लोगों ने यहाँ पर डेल डब्ल्यू की जगह पुट किया तो हमारे पास पी इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 एफ डॉट एफ एरो हेड डेल डी एरो हेड डिवाइडेड बाय डेल टी आ गया हमारे पास। हम लोगों ने फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान में रिलेशन पढ़ना है, इसलिए फोर को सेपरेट कर दें, एफ को जो है हमारे हम लोग यहाँ पर सेपरेट कर देंगे। तो पी इज इक्वल टू हमारे पास एफ वेक्टर डॉट इनटू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0, फिर हमारे पास डेल डी डिवाइडेड बाय डेल टी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें ये हमारे पास डेल डी एरो हेड डिवाइडेड बाय डेल टी है, ये तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल है। तो क्योंकि यहाँ पर लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 है, इसलिए हम लोग एवरेज वेलोसिटी नहीं कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। तो फिर हमारे पास पी इज इक्वल टू एफ एरो हेड डॉट वी एरो हेड आ जाएगा, कि फिर ये हमारे पास जो है पावर एंड वेलोसिटी के दरमियान हमारे पास रिलेशन आ गया। पावर और वेलोसिटी के दरमियान फिर हम लोग जो है रिलेशन आ गया। तो हम लोग फिर लिखेंगे कि ए लेट एफ वेक्टर बी द कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग बॉडी, यानी कि हमारे पास एक बॉडी है, उसके ऊपर जो है एफ एरो हेड एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है, और उस मूविंग बॉडी की वो जो मूविंग बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उस वी एरो हेड जो है उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है। देन द पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय, यानी कि एक बॉडी है, उसके ऊपर जो है वो कांस्टेंट फोर्स लग रही है और वो कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, फोर्स भी कांस्टेंट है। जाहिर सी बात है जब फोर्स कांस्टेंट होगी तो वेलोसिटी तो हमारे पास कांस्टेंट ही होगी। फोर्स कांस्टेंट लग रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो जो फोर्स भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, इसलिए उस बॉडी को जो पावर डिलीवर हो रही है एक इंस्टेंट पे वो भी हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वो इंस्टेंटेनियस पावर है, सॉरी, जो कि फोर्स भी कांस्टेंट है, उस बॉडी की वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, इसलिए पावर जो है वो इंस्टेंटेनियस है। तो इंस्टेंटेनियस पावर जो है हमारे पास लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी आ जाएगा। डेल डब्ल्यू आपको मैंने अभी बताया कि एफ वेक्टर डॉट डेल डी वेक्टर की इक्वल होगी, एफ भी वेक्टर क्वांटिटी है, डेल डी भी वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क हमारे पास डेल डब्ल्यू स्केलर आ जाएगा। फिर डेल डब्ल्यू की जगह हम लोगों ने जब ये वैल्यू पुट की तो हम लोग जो है वो पावर और वेलोसिटी के दरमियान में जो है वो रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फिर हम लोग जो इस फोर्स को जो है वो सेपरेट कर लेंगे, तो फिर ये लिमिट जो है लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, और ये हमारे पास सारा कुछ जो है वो आपको पता है कि जो वेलोसिटी है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, कि यानी कि एक टाइम में डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया है। तो फिर हमारे पास ये जो लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 डेल डी एरो हेड ओवर डेल टी, ये हमारे पास जो है वो वी एरो हेड की इक्वल आ जाएगा। तो पावर जो है हमारे पास जो पावर है एफ एरो हेड डॉट वी एरो हेड की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास पावर और वेलोसिटी के दरमियान में रिलेशन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से पावर की एक और डेफिनेशन बन सकती है हमारे पास कि पावर इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, कि पावर जो है फोर्स और वेलोसिटी का हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है। स्टूडेंट्स देखें, फोर्स भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन दो वेक्टर क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई होगी तो ये पावर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जो आपको पता है कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती हैं तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी बनकर आ जाती है, तो ये हमारे पास पावर जो है वो स्केलर क्वांटिटी बनकर आ जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे पावर का यूनिट क्या होता है, ठीक है, पावर का यूनिट देखें हम लोग, तो पावर को आपको पता है कि डेल डब्ल्यू बाय डेल टी की इक्वल होती है, डेल डब्ल्यू बाय
डेल टी पावर इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू, ये जो हमारे पास वर्क डन है इसका यूनिट होता है जाउल, ठीक है, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, यानी कि पावर का यूनिट जो है वो जाउल पर सेकंड भी आता है हमारे पास, जो कि वाट के इक्वल होता है, 1 वाट के इक्वल। पावर का जो बेसिकली यूनिट होता है वो 1 वाट ही होता है। अगर हम लोग पावर की इस डेफिनेशन के साथ के पावर जो है वो हमारे पास जो है वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड वेलोसिटी का। अगर हम लोग यहाँ से जो है पावर का यूनिट निकालना चाहें तो हमारे पास फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो न्यूटन मीटर जो है हमारे पास जाउल होता है, और ये पर सेकंड वैसे आ गया, तो ये भी हमारे पास 1 वाट के इक्वल होता है। तो फिर हमारे पास पावर का यूनिट क्या होता है, 1 वाट। तो फिर यही हम लोग नीचे हेडिंग देखेंगे कि पावर जो है इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज 1 वाट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज जाउल पर सेकंड। के पावर का जो ऐसा यूनिट है वो वाट होता है, जिसको हम लोग जाउल सेकंड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास डायमेंशन है कि पावर की डायमेंशन जो है वो mL²T-3 के इक्वल है। तो ये डायमेंशन हमारे पास कैसे निकल कर आई, देखें। पावर का यूनिट होता है हमारे पावर जो है हमारे पास फोर्स और वेलोसिटी का जो है उन्होंने कहा डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। ये फोर्स है, पहले हम लोग फोर्स की डायमेंशन निकालेंगे, फिर वेलोसिटी की डायमेंशन निकालेंगे, फिर उन दोनों को मिला के हमारे पास पावर की डायमेंशन बन जाएगी। फोर्स आपको पता है कि जो है वो ma की इक्वल होती है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। ये m जो है ये मैस से, इसका यूनिट आ गया कैपिटल, इसकी डायमेंशन आ गई कैपिटल M। ये जो हमारे पास a है ये एक्सीलरेशन है, इसका यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये m जो है ये हमारे पास मीटर है, मीटर की डायमेंशन होती है कैपिटल L। ये टाइम है हमारे पास सेकंड, इसकी डायमेंशन होती है हमारे पास T-2 हमारे पास जो है वो डायमेंशन आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन, वेलोसिटी का यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड। अगर हम लोग वेलोसिटी की डायमेंशन निकालें तो ये मीटर की डायमेंशन होती है कैपिटल L, और टाइम की डायमेंशन होती है, ये पर सेकंड है तो टाइम यहाँ पर कैपिटल T लगा के हमारे पास यहाँ पर सेकंड आ जाएगा। ये हमारे पास जो है फोर्स की डायमेंशन आ गई, ये हमारे पास जो है वो वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई, ठीक है। इन दोनों डायमेंशंस को जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो ये m है, इस यहाँ पर भी l की पावर 1 है, यहाँ पर भी l की पावर 1 है, तो l 2 हो जाएगा। यहाँ पर t की पावर -2 है, यहाँ पर t की पावर -1 है, तो t की पावर जो है वो हमारे पास -3 आ गई। तो ये हमारे पास जो है वो पावर की डायमेंशन आ गई, निकल कर आ गई। हम लोगों ने पावर की डायमेंशन ऐसे निकाली है, फिर हम लोगों ने लिख दिया कि डायमेंशंस ऑफ पावर आर mL² T-3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो वाट की डेफिनेशन है कि वाट आपको पता है कि जाउल पर सेकंड के इक्वल होता है, तो 1 वाट इज इक्वल टू जाउल पर सेकंड। वाट जो है वो पावर का ऐसा यूनिट है, तो वाट की हम लोग डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द पावर इज सेड टू बी 1 वाट के हम लोग तब कह सकते हैं कि पावर 1 वाट है अगर हमारे पास जाउल आपको पता है वर्क डन का यूनिट है, और टाइम सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि पावर का यूनिट वाट तब होता है अगर 1 जाउल वर्क डन जो है वो हो इन 1 सेकंड, यानी कि पावर इज सेड टू बी 1 वाट व्हेन 1 जाउल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड। अगर हमारे पास एक सेकंड में 1 जाउल वर्क डन हो तो पावर हमारे पास जो है वो 1 वाट होता है। नेक्स्ट, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि पावर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पावर का हम लोगों ने फोर्स और पावर और वेलोसिटी के दरम्यान में रिलेशन भी निकाला था, F एरो हेड डॉट V एरो। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि यहाँ से इस फार्मूला से पावर की जो है एक और डेफिनेशन निकल कर आ जाती है, वो ये है कि पावर कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट। ये हमारे पास जो है स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, तो फिर ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है। अगर ये क्रॉस होता तो ये वेक्टर प्रोडक्ट होता। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी कि पावर जो है वो फोर्स एंड वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पावर वाले टॉपिक में एक इम्पोर्टेंट पावर वाले आर्टिकल में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पावर वाले आर्टिकल में, वो ये कि हमारे पास कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ किलोवाट
आर। स्टूडेंट्स, हमारे घरों में अक्सर बिजली के बिल आते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि हम लोगों ने इतने यूनिट्स जो है वो बिजली इस्तेमाल की है, 500 यूनिट्स बिजली इस्तेमाल की है। अक्सर जो है गवर्नमेंट भी हम लोग कह देती है कि हम लोग जो है आवाम को इतने यूनिट जो बिजली है हम लोग फ्री प्रोवाइड करेंगे। तो उन यूनिट्स में से जो एक यूनिट होता है, एक यूनिट किलोवाट आवर के इक्वल होता है। तो हमारे पास फिर जो कमर्शियल यूनिट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो किलोवाट आवर होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखें, जो बिजली है हमारे पास वो हम लोग कह देते हैं हम लोगों ने 600 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर ली, 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर ली, इस वजह से हमारा बिल इतना ज़्यादा आया या बिल कम आया क्योंकि हम लोगों ने कम यूनिट्स इस्तेमाल किए। तो वो एक यूनिट जो होता है वो हमारे पास किलोवाट आवर के इक्वल होता है। हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारे पास 1 यूनिट होता है वो हमारे पास किलोवाट आवर के इक्वल होता है। इस वजह से कमर्शियल यूनिट जो है इलेक्ट्रिकल यूनिट का, कमर्शियल का क्या मतलब होता है, जो बिजली हम लोग इंडस्ट्रीज़ में, घरों में, फैक्ट्रियों में हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, कमर्शियली तौर पर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। इस वजह से उसका जो यूनिट है वो किलोवाट आवर है। ठीक है, तो वो 1 किलोवाट आवर के इक्वल होता है एक यूनिट। तो 1 किलोवाट आवर, आर देखें, आर जो है हमारे पास 1 घंटे के इक्वल होता है। किलोवाट जो है वो हमारे पास, यानी कि अब देखें कि 1 किलोवाट आवर की हम लोग डिफाइन कैसे कह सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर जो है वो वर्क डन है जो कि 1 घंटे में होता है उस एजेंसी के थ्रू जिसकी पावर जो है वो 1 किलोवाट हो। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक एजेंसी है, उसकी पावर कितनी है, 1 किलोवाट। उसकी पावर कितनी है, 3 वाट। 10⁻³ किसके इक्वल होता है, 1000 के। यानी कि एक एजेंसी है, उसकी पावर जो है वो 1000 वाट है। वो एजेंसी जिसकी पावर 1000 वाट है और वो जो 1 घंटे में वर्क डन करती है, वो एजेंसी जिसकी पावर जो है वो 1 वाट है, और वो एजेंसी जो 1 घंटे में जो वर्क डन करती है हमारे पास, वो हमारे पास 1 किलोवाट आवर होता है, और वो हमारे पास 1 यूनिट के इक्वल होता है। यानी कि हमारे पास एक एजेंसी है, उसकी पावर जो है वो हमारे पास 1 किलोवाट है, उस एजेंसी की पावर, और वो एजेंसी जो 1 घंटे में वर्क डन करती है वो हमारे पास 1 किलोवाट आवर होता है। एक एजेंसी है जिसकी पावर हमारे पास 1 किलोवाट है, और वो एजेंसी 1 घंटे में जो वर्क डन करती है वो हमारे पास 1 किलोवाट आवर होता है। तो फिर इस तरह हमारे पास 1 किलोवाट आवर की डिफाइन आ गई हमारे पास कि 1 किलोवाट आवर इज़ द वर्क डन in 1 hour by an agency whose power is 1 किलोवाट। यानी कि वो एजेंसी जिसकी पावर 1 किलोवाट है और उसने 1 घंटे में जो वर्क किया है वो हमारे पास 1 किलोवाट आवर है। तो यानी कि 1 यूनिट है, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और 1 यूनिट। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको भूलनी नहीं चाहिए क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाता है कि 1 यूनिट हम लोग जो घरों में बिजली इस्तेमाल करते हैं, अगर हम लोगों ने, अक्सर स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं एग्ज़ाम्स में कि अगर हम लोगों ने 600 यूनिट्स जो है वो बिजली इस्तेमाल की है तो हम लोगों ने कितनी बिजली इस्तेमाल की है, तो 1 यूनिट जो है वो 1 किलोवाट के इक्वल होता है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर के इक्वल होता है। तो फिर आप लोग जो है वो, आपको पता होगा कि 1 यूनिट जो है 1 किलोवाट आवर के इक्वल है, तो फिर आप लोग जो है ईजिली निकाल लेंगे कि आप लोगों ने 600 यूनिट बिजली इस्तेमाल की है तो एक्चुअली में आप कितनी बिजली इस्तेमाल की है। तो स्टूडेंट्स देखें, 1 किलोवाट आवर जो है हमारे पास, किलो का मतलब होता है 1000 वाट। ठीक है, आर हमारे पास जो है वो घंटे, 1 किलोवाट आवर, इस वजह से 60 मल्टीप्लाई 60 लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, 1 घंटा होता है, ये घंटा, ये मिनट्स हैं, और 1 घंटे में हमारे 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग फिर डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 60 को 60 के साथ, तो फिर हमारे पास जो है वो 1 किलोवाट
जो है वो हमारे पास 1000 वाट मल्टीप्लाई बाय 36 सेकेंड आ जाएगी। यानी कि हम लोगों ने 1 घंटे में 3600 जो है वो सेकेंड्स हैं, उन 3600 में हम लोगों ने जो है वो 1000 वाट पावर जो है वो 1000 वाट पावर उस एजेंसी की है जिसने 3600 में जो है वो वर्क डन किया है, जो कि 1 किलोवाट आवर के इक्वल है। 3600 सेकेंड्स में जो उस एजेंसी ने वर्क डन किया है जिसकी पावर 1000 वाट है, वो 1 किलोवाट के इक्वल होती है। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास वाट जो है जॉल पर सेकंड के इक्वल भी होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वाट है वो हमारे पास जॉल पर सेकंड है, इसलिए वहाँ यहाँ पर वाट की जगह हम लोगों ने जॉल पर सेकंड लिख लिया। फिर जब हम लोगों ने 1000 को 3600 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3600,000 आ गया हमारे पास। ठीक है, 3600,000 जॉल। अब देखिए यहाँ पर भी पर सेकंड था, यहाँ पर भी सेकंड की पावर 1 थी, यहाँ पर सेकंड की पावर -1 थी, तो -1 और 1 जो है हमारे पास, ये सेकंड की पावर हमारे पास, ये -1 और +1 जो है आपस में कैंसिल आउट हो गए, जो है वो हमारे पास फिर सेकंड की पावर जो है वो 0 आ गई, जो कि 1 की इक्वल है। तो फिर जॉल जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये जॉल ही रह जाएगा। अगर हम लोग जो है वो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कंप्लीट करवाने की कोशिश करें कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिजिट है नॉन ज़ीरो डिजिट, उसके राइट हैंड साइड पे सिर्फ राइट हैंड साइड के ऊपर जो है राइट हैंड साइड के ऊपर जो डेसिमल लगे, तो हम लोगों ने डेसिमल को यहाँ से यहाँ पर लाने के लिए जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड मूव करवाना है। कितने स्पेसेस, 1 2 3 4 5 एंड 6 स्पेसेस हम लोगों ने डेसिमल को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करवाया। तो 1 किलोवाट आवर जो है हमारे पास 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जॉल आ गई। 10⁻6 जो है वो मेगा के इक्वल होता है, तो 1 किलोवाट आवर जो है हमारे पास 3.6 मेगा जॉल के इक्वल आ गई। तो 1 यानी कि हमारे पास 1 किलोवाट आवर जो है वो हमारे पास 3.6 मेगा जॉल के इक्वल होता है। आप लोगों से जब भी पेपर में ये कमर्शियल यूनिट पूछ लिया जाए, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट, तो आप लोगों ने जो है उसको इस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर, उसको इस तरह लिखना है कि वो 3.6 मेगा जॉल के इक्वल होता है कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस आर्टिकल का जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन था वो रिलेशन था पावर एंड वेलोसिटी के दरमियान में, ये भी हमारे पास जो है वह एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक साइड बॉक्स है जिसके ऊपर लिखा हुआ है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ हमारे पास साइड बॉक्स है जिसके ऊपर फॉर योर इन्फॉर्मेशन लिखा है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो डिवाइसेस के नेम है और ये हमारे पास पावर है कि अब देखें हर डिवाइस की डिफरेंट पावर होती है। अब देखें जंबो जेट एयरक्राफ्ट है हमारे पास, जंबो जेट एयरक्राफ्ट की पावर जो है वो 1.3 मल्टीप्लाई 10⁻8 है। ठीक है, और हमारे पास कार की जो पावर है, कार अगर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ मूव कर रही है तो उसकी जो पावर है 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻5 है वाट है। इलेक्ट्रिकल हीटर की हमारे पास जो पावर है वो 2.10⁻3 वाट है। कलर्ड टीवी की जो हमारे पास पावर है वो हमारे पास 120 वाट है। फ्लैश लाइट की पावर, यानी कि वो फ्लैश लाइट जिसके 2 सेल्स हों, अक्सर रिमोट्स में भी हम लोग 2 सेल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपको पता होगा कि आपकी जो कैलकुलेटर है पॉकेट कैलकुलेटर, उसमें भी एक ही सेल डलता है और उस सेल की जो पावर उन्होंने दी है पॉकेट कैलकुलेटर की, वो हमारे पास 7.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ दी गई है। फ्लैश लाइट जिसके 2 सेल्स हों उसकी पावर हमारे पास 1.5 है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास ये बॉक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछ लेता है कि जी फ़लाँ डिवाइस है उसकी पावर कितनी है बताएं, तो फिर आपको बतानी होती है कि फ़लाँ डिवाइस है उसकी पावर इतनी है, उसने इतना वर्क किया है फ़लाँ। ठीक है, तो ये टेबल जो है वो ये साइड बॉक्स
याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज़ में जब हम लोग पढ़ते होते थे फर्स्ट ईयर में, तो हम लोग साइड बॉक्सेस कभी नहीं स्किप करते होते थे। हमारे टीचर्स भी हमें साइड बॉक्सेस करवाते होते थे, क्योंकि साइड बॉक्सेस में अक्सर इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। साइड बॉक्सेस में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं और एमसीक्यूज़ स्पेशली साइड बॉक्सेस में बनते हैं। सारे के सारे साइड बॉक्सेस में नहीं बनते, लेकिन ये वाला जो साइड बॉक्स है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप इसके ऊपर लिख लें इम्पोर्टेंट, आईएमपी लिख लें कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइड बॉक्स है। इसमें से एमसीक्यूज़ जो है वो पावर से रिलेटेड पूछेंगे। उसके अलावा पावर जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप लोगों ने इसको सीरियसली लेना है, इजीली नहीं लेना कि ये जी कर लेंगे, पावर तो है छोटा सा टॉपिक है। इसमें से 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, एक कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर हमारे पास जो है वो पावर और वेलोसिटी के दरम्यान में रिलेशन है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि इस टॉपिक में से पूछ लिए जाते हैं आर्टिकल में से। और सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू जो पूछा जाता है कि वो ये पूछा जाता है कि पावर स्केलर है या वेक्टर है। स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा।